अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। हुकूमत के बार बार दावों और वादों के बावजूद अवाम को शदीद गर्मी में शदीद लोड शेडिंग का सामना है। मगर जुलाई के पहले 15 दिनों में लोड शेडिंग में मजीद इजाफा होने जा रहा है। इस वक्त पूरा मुल्क शदीद गर्मी की लपेट में है और उसके ऊपर जुल्म यह है कि लोड शेडिंग में बेपनाह इजाफा हो गया है। और इस लोड शेडिंग में इजाफे के बावजूद जो 1 अगस्त को आपके बिजली के बिल आएंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि फी यूनिट बिजली की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है। इसके साथ ही आज मेहताब हैदर की द न्यूज़ में खबर के मुताबिक IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए हुकूमत 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपये फी लीटर पेट्रोलियम लेवी लगाने का सोच रही है। अब अवाम पहले ही सड़कों पर निकल आए हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मर्द खवातीन बच्चे 24-24 घंटों से एहतजाज कर रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक ब्लॉक है। लोग सरापा एहतजाज बने हुए हैं कि घर में बिजली नहीं है। हुकूमत के पास बिजली पैदा करने की सलाहियत मौजूद है, मगर बिजली पैदा करने के लिए ईंधन नहीं है। हुकूमत 3 दफ़ा बैनुल-अक़वामी मार्केट में बार बार टेंडर करने के बाद भी LNG हासिल नहीं कर पाई है स्पॉट मार्केट पर। आखिरी टेंडर में 4 LNG कार्गोज की डिमांड के जवाब में सिर्फ 1 कार्गो का सप्लायर आया, वो भी बुलंद तरीन सतह यानी $39.8 पर, यानी $125 मिलियन का सिर्फ 1 LNG का कार्गो मिलता। इसलिए हुकूमत ने उसे ना खरीदने का और आवाम को मजीद लोड शेडिंग का शिकार करने का फैसला किया है। जून के महीने में LNG के 12 कार्गो आए। इसके बावजूद इस वक्त आवाम को 10 से 12 घंटों की लोड शेडिंग का सामना है। इस वक्त तकरीबन 9000 मेगावाट का शॉर्टफॉल है, मगर जुलाई में सिर्फ 8 LNG के कार्गो आएंगे जो तवील मुद्दती मुआहदों के तहत कतर से आएंगे, यानी 400 MMCFD की मजीद कमी होगी, यानी लोड शेडिंग और ज़्यादा होगी। मगर हुकूमत को उम्मीद है कि 15 जुलाई के बाद सूरत हाल में बेहतरी आएगी, क्योंकि डैम्स में पानी की सतह बेहतर होने की वजह से पानी से बिजली की पैदावार में इजाफा हो जाएगा। हुकूमत के पास इस वक्त कोई हिकमत अमली नहीं है कि क्या करें। ऐलान कुछ करती है मगर होता कुछ और है। हुकूमत में आते ही वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने ऐलान किया कि मई की 1 तारीख से लोड शेडिंग ख़त्म कर देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी यही अहकाम जारी किए। फिर वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने शुक्र भी अदा किया कि लोड शेडिंग ख़त्म कर दी है, मगर लोड शेडिंग फिर मज़ीद बढ़ गई। फिर खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास की सदारत की और ऐलान किया गया कि जून के आखिर तक लोड शेडिंग सिर्फ 2 घंटे रह जाएगी। मगर आज 28 जून है और लोड शेडिंग 10-10, 12-12 घंटे हो रही है। मई के 10 दिन में हमने 8 घंटे 12 घंटे लोड शेडिंग को ख़त्म करके ये बात साबित की है कि मौजूदा वसीउल बुनियाद जमहूरी हुकूमत है, उसमें वो सलाहियत है, उसमें वो महारत है और उसमें मेहनत का वो जज्बा है और आवाम के साथ कमिटमेंट है। 26 अप्रैल को लगता था कि 8 घंटे की और 12 घंटे की लोड शेडिंग खुदा जाने कैसे खत्म होगी, वो हमने 4 दिनों में अपनी मेहनत से उसको खत्म किया। 6 से 15 जून तक 3.5 घंटे लोड शेडिंग की जाएगी। उसके बाद 16 से 24 जून तक 3 घंटे लोड शेडिंग जो है उस पर हम इंशाल्लाह आ जाएंगे। 25 से 29 जून का अंदर 2.5 घंटे। उसके बाद जो 30 जून है 2 घंटे जो लोड शेडिंग है उसका दौरानिया आ जाएगा। और ऐसा कुछ नहीं हो सका है, कोई हुकूमत का दावा पूरा नहीं हो सका है। वज़ीर आज़म मीटिंगें करते हैं, दावे करते हैं, दावे गलत साबित होते हैं। और अब खुद वज़ीर आज़म ने कल कहा है कि जुलाई में लोड शेडिंग और बढ़ जाएगी। जुलाई में चूंकि हमें गैस के जहाज टेंडर्स किए, जहाज नहीं मिले क्योंकि वो सारे के सारे गैस यूरोप ने खरीदी। इस हवाले से हमने कोशिश कर रहे हैं, मुश्किलात बहुत हैं। ऐन मुमकिन है कि लोड शेडिंग कुछ दिनों के लिए जुलाई में बढ़े। और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने फिर कौम से खिताब किया, हुकूमत पर तनकीद की और बताया कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमतें बढ़ गई हैं और हुकूमत के पास ईंधन खरीदने के पैसे नहीं हैं। लोड शेडिंग और महंगाई में मजीद इजाफा होने जा रहा है। आज इनके पास ना कोयले के लिए पैसे हैं, ना LNG के लिए पैसे। नतीजा ये है कि अब ये प्लांट चल नहीं रहे, जिसकी वजह से लोड शेडिंग है। अभी महंगाई है, जहां तक हमें पता है जुलाई में और बढ़नी है, क्योंकि इन्होंने जुलाई में जो LNG थी वो नहीं आ रही है। जो ये समझ रहे थे कि ये बाहर से चीजें, ये फ्यूल खरीद लेंगे, ये कोयला या LNG, वो इनके पास वो वसाइल नहीं है, क्योंकि कीमतें ऊपर चली गई। बैनुल-अक़वामी मार्केट में LNG महंगी, कोयला महंगा, फर्नेस ऑयल महंगा और दस्तियाब भी नहीं है LNG। तो एक तो बिजली है नहीं, ऊपर से के इलेक्ट्रिक की तरफ से कराची के शहरियों से बिजली बचाने की दरख्वास्त की जा रही है, यानी लोड शेडिंग भी है, उस पर बिजली बचाने की दरख्वास्त भी है। और खबरदार किया जा रहा है कि आने वाले महीनों में 11 रुपये फी यूनिट यानी 13 से 15 अरब रुपए कराची के शहरियों को महंगे ईंधन से बिजली बनाने की वजह से इजाफी अदा करने होंगे। इसलिए बिजली का इस्तेमाल कम करें।
हमने के इलेक्ट्रिक की तर्जुमान से मौजूदा सूरत हाल पर बात करने के लिए रब्ता किया तो उनका कहना था कि के इलेक्ट्रिक को सिर्फ 90 MMCFD की LNG मिल रही है और कोई कुदरती गैस नहीं मिल रही है, जबकि गुज़िश्ता बरस इन्हीं दिनों में LNG और कुदरती गैस मिलाकर 200 MMCFD की सप्लाई मिल रही थी। मगर आज कम गैस सप्लाई की वजह से डुअल फ्यूल पर चलने वाले 2 प्लांट्स को तो फर्नेस ऑयल और डीजल पर चलाया जा रहा है, मगर सिर्फ गैस पर चलने वाले 200 मेगावाट के 2 प्लांट्स बंद हैं और गुज़िश्ता बरस 1800 रुपए फी MMBTU की LNG मिल रही थी, जबकि इस साल 4700 रुपए फी MMBTU की LNG मिल रही है, जबकि फर्नेस ऑयल की कीमतें भी दुगनी हो गई हैं और हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक के 50 अरब रुपए देने हैं। हुकूमत से दरख्वास्त की गई है कि कम से कम 25 अरब रुपए की तो अदायगी कर दें ताकि हम ईंधन की खरीदारी के लिए सप्लायर्स को अदायगी कर सकें। यानी बिजली है भी नहीं, जो है वो भी महंगी पड़ने वाली है और उस पर भी बचत की दरख्वास्त की जा रही है। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद। मलिक साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप हमारे पिछले प्रोग्राम में आए, आप खुद बता के गए थे कि 15 जुलाई तक, जुलाई के महीने में लोड शेडिंग में इजाफा होगा। अब वज़ीर आज़म ने भी ये बात कह दी है, मगर जून के महीने में वज़ीर आज़म ने कहा था कि जून के आखिर में 2 घंटे की लोड शेडिंग रह जाएगी। 10-10, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग है। इसमें तो आपको 12 LNG के कार्गो भी मिल गए, उसके बावजूद इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग है कि अवाम सड़कों पर आकर एहतजाज कर रहे हैं। क्यों कुछ नहीं मैनेज हो पा रहा? मई में ऐलान किया, उस पर नहीं पूरा किया, जून में ऐलान किया, वो भी नहीं पूरा किया। देखिए, 2-3 इसके अंदर बड़े अहम पहलू हैं। पहले तो ये है कि जो आवाम को कहा गया कि हमारे पास इजाफी बिजली है, पिछली हुकूमत ने बहुत ज़्यादा बिजली बना दी है और अब पाकिस्तान को बिजली की ज़रूरत नहीं है, वो आपके सामने गलत साबित हो गया। कैसे हो सकता है कि 4 साल मुल्क चलता रहे, मुल्क की आबादी भी बढ़े, मुल्क में कारखाने भी लगें, या किसी हद तक हम समझते हैं इससे बेहतर तरक्की हो सकती है, मगर पहले साल की मनफी तरक्की के बाद अगर थोड़ी थोड़ी भी तरक्की हो रही थी तो बिजली की ज़रूरत तो थी, तो वो बिजली क्यों नहीं लगाई गई? और वो कारखाने जो हम बनाकर चले गए थे, यानी त्रिमू जो था वो अपनी तकमील को पहुंच रहा था, 2 साल पहले उसे ख़त्म हो जाना था, उससे 1200 मेगावाट बिजली आनी थी। तो सवाल तो उठता है ना कि त्रिमू को क्या हुआ, क्या वो क्यों नहीं बना अभी तक? दूसरा, वो जो लोकल ईंधन के ऊपर जो हमने कारखाना 1200 का मेगावाट का शुरू किया था थर में, उसको ख़त्म हो जाना था 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, वो क्यों नहीं ख़त्म हुआ? तो मैं समझता हूं कि जब आप देखें कि 1200 मेगावाट के कारखाने नहीं बनाए गए जो ज़ेरे तकमील थे, के इलेक्ट्रिक जिसकी कमिटमेंट थी, उन्होंने रियासत पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट की कि ये एक मोनोपली हम ख़रीद रहे हैं, हमने ट्रांसमिशन, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन तीनों चीज़ें ख़रीद ली हैं, अब हम कराची के लोगों के लिए हम बनाएंगे बिजली। उन वादों से उनको पिछले साल 2 साल पहले रिलीज़ कर दिया गया और उनको कहा गया कि आप इजाफी बिजली कराची के लोगों के लिए नहीं लगाएं क्योंकि हम आपको बिजली देंगे। अरे भाई, कहाँ से देंगे? बिजली लगाई होती तो देते। उनको भी मना कर दिया, हालांकि उनकी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन थी बिजली लगाने की। उनको उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज़ किया कि आप भी बिजली मत लगाएं, खुद भी बिजली नहीं लगाई। इसी तरह LNG के जो कारखाने अभी आप जिक्र कर रहे थे, आपको मालूम है कि आज से 2 साल पहले के इलेक्ट्रिक ने कुछ ना कुछ बिजली लगाई भी, उनसे LNG की कमिटमेंट भी वफाकी हुकूमत की तरफ से की गई नए प्लांट के लिए। मगर जो सवाल इस वक्त पैदा हो रहा है वो ये कि देखें, मई में ये दावा करते हुए कि 1 मई से लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, आपको ये तो पता था ना कि जो मौजूदा इस्तात है पैदा करने की वो इतनी है कि हम खत्म कर देंगे। अगर उस वक्त नहीं पूरी किया तो आपको कम से कम फिर जून में दावा करते हुए कि जून के आखिर में लोड शेडिंग को महज 2 घंटे का कर देंगे, उस वक्त तो आपको पता था ना कि इस्तात कितनी है बिजली पैदा करने की। 12 LNG के कार्गोज का इंतजाम भी हो गया था। ये तो आपको अपने दावे के बरक्स है ना, ये इसमें आप गुज़िश्ता हुकूमत को कैसे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? अभी जुलाई में आपको 4 LNG के कार्गो नहीं मिले, वो तो आवाम ने भुगतना है। जून में तो आपने दावा किया था, तमाम जो ग्राउंड रियलिटीज है उसको देखते हुए दावा किया था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कि जून के आखिर में 2 घंटे होगी। क्यों है अब ज्यादा लोड शेडिंग? जी, इसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह तो उसकी ये है कि हम तकरीबन 9,500 मेगावाट बिजली बनाते हैं पानी से। इस वक्त पानी का जो फ़्लो है उसकी वजह से हम 5,000 मेगावाट बिजली बना सक रहे हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा पानी आया नहीं है तो पानी के ज़रिए बिजली नहीं बन रही। तो अगर आप 28-30 हज़ार की जो हमारी टोटल कैपेसिटी है उसमें से ये 5-6 हज़ार निकाल दें जो पानी के ज़रिए बिजली पैदा होती है, तो वो शॉर्टफॉल की शक्ल में, लोड शेडिंग की शक्ल में सामने आ जाती है। दूसरी, बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जो कोयले की कीमत थी वो आपको मालूम है, अभी हमने रुपौ के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं अफ़गानिस्तान
से कोयला इंपोर्ट करने की। उसकी वजह यह है कि जो $70 टन का जो कोयला था या $65 टन का जो कोयला था वो $450 पर टन तक चला गया और अब मेरे ख्याल में 400 के लगभग हो चुका है। अब प्रॉब्लम उसमें यह होती है कि जब आप वो कोयला लेके बिजली बनाते हैं तो लोगों के ऊपर एक एक यूनिट जो बनता है वो बाज़ मरतबा 40, 50, 60 रुपए का बनता है। आप सिर्फ बनाने की कीमत अगर 40-50 रुपए हो जाए तो लोगों के ऊपर आप कितना बोझ डाल सकते हैं। अब ये बैनुल अक़वामी कीमतें जो हैं बदकिस्मती से हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिम्मेदारी हमारी है, हम लेंगे ये कोयला। इसी वजह से अफ़गानिस्तान का हमने रुख किया है ताकि हम रुपयों में भी ले सकें, सस्ता भी ले सकें, बेहतर भी ले सकें। मगर ये तमाम चीज़ें पहले हो सकती थी। कोयले की भी कॉन्ट्रैक्ट पहले हो सकते थे, सस्ती LNG भी पहले ख़रीदी जा सकती थी, वो बिजली जो हमारी शॉर्टफॉल है वो कारखाने लगाए जा सकते थे, जो कारखाने ज़ेरे तकमील थे उनको ख़त्म किया जा सकता था, मगर नहीं किया गया। कम अज़ कम के इलेक्ट्रिक कोई जो उनका मुआहिदा था हुकूमत पाकिस्तान से कि वो ये बिजली लगाएंगे वही लगा लेने देते। हुकूमत पैसे दे वरना हमारे पास गया कि इतनी बिजली है हमारे पास। अभी बताइए के इलेक्ट्रिक कह रहा है कि जी हुकूमत पैसे दे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है सप्लायर्स को देने के लिए। वो कह रहे 50 अरब रुपए हमारे हुकूमत ने देने हैं, 25 अरब रुपए फौरी जारी करें। तो पहले के इलेक्ट्रिक ने क्या हाल किया हुआ है कराची के अवाम का आप देखें, अवाम सड़कों पर हैं 24-24 घंटे से। वो ये भी बता रहे हैं कि जी फ्यूल डिफरेंशियल क्लेम में 11-11 रुपए फी यूनिट आपको और लग के आना है, 13 से 15 अरब रुपए आप पे ऊपर और ट्रांसफर होना है, इसलिए बिजली का इस्तेमाल कम करें। और लोड शेडिंग भी कर रहे हैं और कह रहे हैं वफाकी हुकूमत पैसे नहीं दे रही है, जो सब्सिडी डिफरेंशियल क्लेम है वो भी नहीं दे रही है हमें, तो आप उन्हें पैसे नहीं देंगे, वो सप्लायर्स को नहीं देंगे तो कराची के अवाम और भुगतेंगे। जी ये आपने बड़ी अच्छी बात की। देखिए उन्होंने आपके सामने बैलेंस शीट है, देख लीजिए, मुनाफा किया है, नुकसान में तो नहीं जा रही के इलेक्ट्रिक। हर साल वो रिपोर्ट करती है कि हमने मुनाफा किया है। हमारे हिसाब से कल मैं SSGC के पास बैठा हुआ था, कराची आया हुआ था, तो मुझे SSGC ने बताया कि उनके बहुत बड़ा जो जिस कंपनी ने उनके पैसे देने हैं वो के इलेक्ट्रिक है और के इलेक्ट्रिक उनके पैसे नहीं दे रही। आप बताएं आप किसकी बात माने? आप SSGC की बात माने जो कहती है कि उन्होंने हमारे पैसे देने हैं, या के इलेक्ट्रिक की बात माने जो कहती है कि सरकार ने उनके पैसे देने हैं? मेरा ज़ाती अंदाज़ा ये है कि कुछ पैसे के इलेक्ट्रिक के हुकूमत ने देने हैं, वाटर बोर्ड ने देने हैं, कुछ पैसे जो हैं के इलेक्ट्रिक ने हुकूमत के देने। अगर आप इनको जोड़ें तो मामला कुछ के इलेक्ट्रिक की तरफ निकलता है। लेकिन बहरहाल इससे हमें गर्ज नहीं है। मिफ्ता साहब ने पहले भी पैसे रिलीज़ किए हैं के इलेक्ट्रिक के लिए, अब भी वो पैसे रिलीज़ करने की सोच रहे हैं और मैं भी उनसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर कोई बंदिश आ गई है, कोई सख्ती आ गई है तो कोई पैसे रिलीज़ किए जाएँ। मगर ऐसा नहीं है कि 50 अरब के इलेक्ट्रिक के देने, अगर 50 अरब के इलेक्ट्रिक के देने हैं तो कोई 60-62 के इलेक्ट्रिक ने हुकूमत के देने। मुख्तलिफ इदारों के दरमियान है और एक जो सब्सिडी कोशिश भी कर रहे हैं और मैं भी उनको दरखास्त करूंगा वो उसकी भी बात करें। मगर मुझे साथ में बात ठीक है आपकी, और मुझे फिर साथ में ये भी बताइएगा कि ये सूरत हाल मतलब जो पहली सी 15 जुलाई है उसमें कितना बुरा हाल होगा, अवाम कितने बुरे हाल के लिए तैयार हो जाए, और उसके बावजूद जो 1 अगस्त को उनके सामने बिल आएगा उसको देख के उनका और ज्यादा कितना बुरा हाल होगा, उसके लिए वो कितना तैयार हो जाए। देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि वो जो सख्त टाइम था वो किसी हद तक अब शुरू हुआ है, जो 10, 12, 15 जुलाई तक जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद हालात ठीक हो जाएंगे। उसकी वजह यह कि हमने प्लान किया था, आपने अपने इब्तदाइये में भी कहा कि LNG के कारखाने आएंगे। हमने 2 मरतबा बिडिंग करवाई, 3 मरतबा बिडिंग करवाई, किसी ने बिड नहीं किया। उसकी वजह है कि बैनुल अक़वामी सतह पे ये रूस की जंग के बाद LNG अवेलेबल नहीं है। रूस के ऊपर एम्बार्गो लग रहा है, तमाम यूरोपियन ममालिक आहिस्ता आहिस्ता एम्बार्गो लगा रहे हैं, अमेरिका एम्बार्गो लगा रहा है। उसकी वजह से यूरोप ने जहां पे LNG मौजूद थी उसके कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, हमारी हुकूमत ने नहीं किए। वैसे मगर इमरान खान कहते हैं कि रूस से LNG ले, हमारा तो इरादा था कि हम रूस से लेंगे। जाहिर है उन्होंने पहले एक बात की थी कि हमारा मुआहिदा हो गया था, उसकी तो रूसी सफीर ने तरदीद कर दी, कोई मुआहिदा नहीं हुआ था और जाहिर है मुआहिदा हुआ भी नहीं था। मगर बाद में वो कह रहे हैं हमारा इरादा था लेने का, आप क्यों नहीं ले रहे? जी वो देखिए वो इरादा कहाँ है मुझे बताइए। वो किसी तहरीरी शक्ल में है
क्या कोई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, कोई नॉन बाइंडिंग MOU है, किसी मीटिंग के मिनट्स हैं? लेकिन ये तमाम बातें छोड़ दें, बस ये याद रखें कि PSO जो है वो हर 15 दिन के बाद टेंडर करता है और उस पर कोई बंदिश नहीं है कि कौन सा ट्रेडर या कौन सा मुल्क आके वहां पे बिड करे। अगर 30% सस्ती गैस पाकिस्तान के लिए अवेलेबल है, जिसकी तरदीद खुद उनके सफीर कर चुके हैं, तो PSO के कार्गो के अंदर क्यों बिड नहीं आ रही 30% सस्ती? चले अगर कोई बेचना चाहे तो वो 15% अपने पास रख ले और 15% सस्ती हमें दे दे पेट्रोल, मगर कोई नहीं दे रहा है। इस वजह से इमरान खान साहब हैं, बड़े आदमी हैं, जो उनके जहन में आता है कह देते हैं। तो उन्होंने कह दिया कि हमने तो रूस से लेना था, बिल्कुल उसी तरह जैसे उन्होंने कह दिया कि 35 पंक्चर लग गए थे। प्राइवेट रिफाइनरीज भी इंपोर्ट करती हैं और जाहिर है जो PSOs के टेंडर भी होते हैं, ये वाली बात आपकी दुरुस्त है कि प्राइवेट रिफाइनरीज क्यों नहीं कर रही है, फिर PSO के टेंडर में क्यों नहीं आ रहा, मगर G2G बेसिस पर भी आप लोगों की तरफ से कोई एफर्ट की गई है कि जी आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पर रूस को अप्रोच करके कम से कम कोशिश कर लें? इंडिया तो प्राइवेट सेक्टर ले रहा है, रिलायंस ग्रुप भी ले रहा है, बट आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कर लें अगर प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान का नहीं कर रहा है? जी, हमने फॉलो अप किया है। एक ख़त लिख के गए थे उस वक्त के वज़ीर तवानाई जाने से कुछ दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा कि हम आपके साथ तिजारत बढ़ानी चाहते हैं और उस तिजारत में तवानाई की तिजारत भी बढ़ाना चाहते हैं और LNG पे भी बात करना चाहते हैं, अगर आप हमें अच्छी टर्म्स दे सकें। तो हमने 3-4 मरतबा अपनी वजारत ख़ारजा के ज़रिए उसका फॉलो अप किया, हमें कोई जवाब नहीं मिला। फिर हमारे सफ़ीर जो रूस में हैं, उन्होंने वहाँ के तवानाई के वज़ीर जो हैं उनसे जाके मुलाकात की और कहा कि वो आपकी जो बात हुई थी उसके फॉलो अप में, तो वहाँ पे भी ज़्यादा बात उन्होंने कहा कि हमारी तो बात हुई थी जो नॉर्थ साउथ आप एक पाइपलाइन लगाना चाह रहे थे, तो उस पर बात करने की ज़्यादा ज़रूरत है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी वजारत ख़ारजा ने जो रूस के सफ़ीर हैं उनसे दरख्वास्त की और अब मैं भी बहुत जल्द उनसे एक ज़ाती तौर पर दरख्वास्त एक ख़त की शक्ल में करने वाला हूँ कि आप अगर कोई ऐसी प्रोविज़न है तो हमें बताएं, हम एक्सप्लोर करेंगे, मगर एक्सप्लोर करेंगे किसी ऐसे तरीके से जिससे हमारे ऊपर कोई बंदिश ना लगे, कोई सैंक्शन ना लगे, क्योंकि हम उसका मुतहम्मिल होना ही नहीं चाहते, हमारे मुल्क की मुफाद में नहीं है ये। तो बगैर बंदिश के, बगैर किसी सैंक्शन के अगर तवानाई अवेलेबल होगी तो हम क्यों नहीं लेंगे? वैसे मुझे ये बताएगा क्या जो मगर अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसी चीज आई नहीं है सामने जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि किया जा सकता है मगर नहीं किया जा रहा। एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए क्या आप प्राइस बढ़ाने जा रहे हैं? $6.5 से $9 करने जा रहे हैं जो गैस की सप्लाई है उनके कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए, और क्या उसके जो मुज़ाकरात है उसमें कोई कामयाबी हुई? क्योंकि एप्टमा का लेटर है वज़ीर आज़म के नाम के, इनकॉन्क्लूसिव रहे हैं, और अगर हमें कॉस्ट नहीं पता होगी अपनी प्रोडक्ट की तो हम एक्सपोर्ट कैसे कर पाएंगे? इस वक्त बुक नहीं कर पा रही है इंडस्ट्री ऑर्डर्स, एप्टमा की तरफ से कहा गया है कि अब बढ़ाने जा रहे हैं उनकी कीमत। जी, एप्टमा से मेरी तो बातचीत मुसलसल चल रही है, ये मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी आपकी। एप्टमा के सदर मेरे पास आते हैं, मुझसे उनकी मुलाकात हुई, नवीद कमर साहब की मुलाकात हुई, मिफ्ता इस्माइल साहब की बात हुई। हमने ये तय किया कि अभी हम प्राइस मॉडलिंग कर रहे हैं, 3-4 दिन में दोबारा उनसे मुशावरत करेंगे। कल भी मेरी कुछ कराची के जो लीडरान हैं उनसे मीटिंग है, उसके बाद एप्टमा के साथ भी मुलाकात होगी, हम कुछ प्राइसेस भी उनके सामने रखेंगे। अभी टेलीविजन पे ये कहना कि वो कीमत क्या होगी वो कबल अज़ वक्त है, मगर उनकी प्रेस रिलीज में बाकायदा कहा गया, वज़ीर आज़म को जो खत लिखा गया है कि सीरीज ऑफ इनकॉन्क्लूसिव मीटिंग हुई है हमारी, कि कंक्लूड नहीं हो सकी आपके साथ जो उनकी मीटिंग हुई है, इसलिए वो अनसर्टेन है कि वो ऑर्डर कैसे बुक करें जब उनको कॉस्ट स्ट्रक्चर पता नहीं है अपनी प्रोडक्ट्स का। जी, वो तो मैंने आपको नहीं वैसे मुझे ये बात आपकी सुन के अफसोस हुआ है। उसकी वजह यह है कि मेरी तो मैं समझता था बड़ी मस्बत मुलाकातें उनसे हुई हैं, कराची में भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जी, और एप्टमा से भी मेरी बड़ी पिछले हफ्ते में 2 मरतबा मुलाकात, मेरे ख्याल में पिछले 7-8-10 दिन में 3 मरतबा मेरी मुलाकात हो चुकी है। मेरे दफ्तर वो तशरीफ़ लाए, फिर मैं मिफ्ता साहब के जाके दफ्तर में मिला, नवीद कमर साहब के साथ मिला, फिर अयाज सादिक साहब के ज़रिए मेरी उनसे बातचीत हुई। फिर मैंने उनसे कहा भी कि आप तसल्ली में रहें, मैं तो समझता हूँ इस मुल्क को अगर तरक्की करनी है तो इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी, अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो फिर इंडस्ट्री को गैस देनी होगी, तवानाई देनी होगी। मगर तो मेरी तो अवलीन तरजीह है कि मुल्क की प्रोडक्टिविटी बढ़े, मुल्क तरक्की की तरफ जाए। कि कैप्टिव पावर प्लांट्स के हवाले से एक पूरी की पूरी डिबेट रही कि प्रोसेसिंग के लिए तो दें, मगर कैप्टिव पावर प्लांट को क्यों दें? ग्रिड से अपने आप को कनेक्ट करें, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, फिर ये दोबारा डिमांड कर रहे होते हैं, तो आप इनकी डिमांड मान लेंगे? क्योंकि पिछली हुकूमत में भी ये हुआ और बाकायदा ये खबरें भी आई कि ब्लैकमेल किया जा रहा है हुकूमत को इस हवाले से।
नहीं, तो ये हम निगोशिएशंस को ब्लैकमेलिंग नहीं कहते, मैं तो नहीं कहता। मैं समझता हूँ कि वो आते हैं और बेशुमार चीज़ें जो वो कहते हैं वो मुल्क की मुफाद में होती हैं, हमें उनकी बात सुननी चाहिए। कई चीज़ें ऐसी हैं जो मुल्क की लिमिटेशंस होती हैं, वो उनको समझनी चाहिए। लेकिन हम सबका मकसद एक ही होना चाहिए और वो ये है कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो तरक्की करे, मुल्क में ग्रोथ आए, लोगों को नौकरियाँ मिलें, मुल्क खुशहाल हो और मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़े। ये हो नहीं सकता मुल्क के इंडस्ट्रियल सेक्टर के बगैर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक्सपोर्ट भी बढ़े और इंडस्ट्री के कंसर्न्स भी दूर हो। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास गैस नहीं है और आप जो ले रहे हैं वो महंगी ले रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप 6-8 महीने बाद जब हम आपसे बात कर रहे होंगे आप यही कह रहे होंगे कि ब्लैकमेलिंग नहीं, इसको नेगोशिएशंस कहते हैं। और इसी तरीके से आपकी बातचीत आगे बढ़े होगी। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं। तहरीक इंसाफ जब से हुकूमत में आई है मुसलसल उन्होंने बहुत सारे इल्जाम लगाए हैं फरूक नसीम साहब से। मिसिंग पर्सनस के कवानीन हो, कहते हैं फरूक नसीम की वजह से नहीं हो सका। जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस की जिम्मेदारी भी अब बाकायदा तौर पर फरूक नसीम साहब पर डाल दी गई है। आज एक और जिम्मेदारी फवाद चौधरी साहब ने फरूक नसीम पर डाल दी है। क्या ये वाकई सारे काम इमरान खान की मर्जी के बगैर खुद फरूक नसीम क्या करते थे? फरूक नसीम से पूछेंगे ब्रेक के बाद। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा अपनी हुकूमत की मुख्तलिफ नाकामियों की जिम्मेदारी कभी इस्टेब्लिशमेंट पर डाल रहे हैं और कभी साबिक इत्तेहादियों पर डाल रहे हैं। साबिक वजीर कानून फरूक नसीम भी निशाने पर है। फवाद चौधरी ने एक बार फिर फरूक नसीम पर इल्जामात आयद किए हैं। फरूक नसीम पर वफाकी काबीना का फैसला ना मानने का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि जजों को प्लॉट ना देने के मामले पर फरूक नसीम ने कहा कि मैंने रोज अदालतों में पेश होना है, मैं इन जजेस के आगे कैसे पेश हो सकूंगा अगर मैंने प्लॉट रोक लिए। हमारे निज़ाम अदल का हाल ये है, इस्लामाबाद में ग्रीन बेल्ट के ऊपर और इधर जो है वो जजेस की हाउसिंग कॉलोनी बन गई और डॉक्टर शीरी मज़ारी ने काबीना में ये बड़ा शोर से उठाया कि ये जजेस को प्लॉट देना गलत है। काबीना ने फैसला किया और कहा कि जजेस को इस तरह से प्लॉट नहीं देने चाहिए। हमारे लॉ मिनिस्टर साहब फरूक नसीम साहब ने इनकार ही कर दिया इम्प्लीमेंट करने से फ़ैसला। उन्होंने कहा मैंने रोज़ अदालत में पेश होना है, मैं जजों के सामने कैसे पेश होऊंगा अगर इनको प्लॉट अगर मैंने रोक लिए तो। इस वक्त जो जज साहिबान हैं उन्होंने अपने ऑर्डर के तहत ही खुद को फुल पेंशन दिलवाई हुई है। जजेस की जो इस वक्त पाकिस्तान में हाईएस्ट पेंशन है वो जजेस की है और आप मुझे बताएं पेंशन के ऊपर टैक्स ही नहीं है। सो इस वक्त एक्चुअली जो ब्यूरोक्रेट जो जज रिटायर होता है वो अपनी तनख्वाह से ज़्यादा पेंशन ले रहा होता है। तो ये जब मिफ्ता इस्माइल साहब बैठते हैं तो ये बताएं ना, जब ताकतवर हलकों की बात करते हैं तो फिर जुर्रत करें ज़रा ताकतवर हलकों के ऊपर। बेचारा सैलरीड आदमी है जो पहले ही दे रहा है। ये जो कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें, ये लोग तो पहले ही टैक्स दे रहे हैं, जो लोग नहीं टैक्स दे रहे हैं उनको लाने की जरूरत करें ना। और ये बात भी आपका सवाल सही होगा कि हमने क्यों नहीं किया, हमने भी इसीलिए नहीं किया। हाँ तो हम भी डरते ही थे ना, हम तो डर के चलते रहे। इससे पहले इमरान खान कह चुके हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजना गलती थी और मुझे मिसगाइड किया गया था। और फवाद चौधरी एक ट्वीट में इल्जाम भी लगा चुके हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भी फरूक नसीम के इसरार पर भेजा गया। जबकि शेरी मज़ारी भी लापता अफराद से मुताल्लिक कानून साजी रोकने का इल्ज़ाम फरूक नसीम पर लगा चुकी हैं और ये भी कह चुकी हैं कि हमें काबीना में सबसे ज़्यादा ख़राब ही फरूक नसीम ने किया और फरूक नसीम ही की वजह से ISI हेडक्वार्टर्स में मेरी पेशी हुई। इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस कम हो गए थे हमारे पीरियड में। हमें अफसोस है, हमने कोशिश की कि हम कानून लाएं, नेशनल असेंबली से पास हुआ, उसमें भी काफ़ी मुदाखलत हुई स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस की। फरूक नसीम जो कि सबसे ज़्यादा ख़राब किया है कैबिनेट में, उसने वो बिल रोका रहा। फाइनली प्राइम मिनिस्टर ने उसको कहा कि ये आज रात को बाय सर्कुलेशन पास कराओ और टेबल करो। जब ये हो गया, सुबह मुझे कॉल आती है हाज़िरी देने की इंटेलिजेंस के दफ्तर में कि ये कैसे हुआ, और फरूक नसीम वहाँ जाके बताता है कि ये गलत है, ये वो नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने फिर भी नहीं मानी और हमने टेबल किया। फिर इन्होंने हमारी इंटीरियर कमेटी, जो इंटीरियर ने इस बिल को ले लिया था हमसे, उधर इन्होंने कोशिश की उसमें ऐसी क्लॉजेस डालें कि वो बिल की तबाही हो जाए। वो बिल जब कमेटी से आया, नेशनल असेंबली में मैंने अमेंडमेंट्स डाल के उस बिल को दुरुस्त कराया और पास करवाया, और अब जाके सेनेट में वो, जैसे मैं कहती हूँ, गायब सा हो गया। सूरत हाल है। साबिक वज़ीर कानून फरूक नसीम साहब खुद हमारे साथ मौजूद हैं। फरूक नसीम साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। और साहब, हुकूमत जाने के बाद ऐसा लगता है कि अगर काबीना के अंदर कोई सबसे बड़ा विलन था वुज़रा में तो वो आप थे। बहुत सारी ऐसी खामियां जो कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उसके जिम्मेदार आप थे। मैं एक एक करके बात कर लेता हूँ। सबसे पहले कि जजेस के प्लॉट के मामले में आपने कहा मैंने इनके सामने पेश होना है, आपने अपनी वकालत की प्रैक्टिस बचाने के लिए एक रिफॉर्म रोक दिया, वो कह रहे हैं।
सारा झूठ सच, झूठ सच, झूठ सच। इनको बोलने दें झूठ, दिस इज़ व्हाट दे वांट टू डू, लेट देम डू इट। आज इस पे बात करते हैं। फवाद चौधरी साहब से कहें कि अगर ऐसा कोई कैबिनेट डिसीजन था जिसमें ये लिखा गया है या एग्री किया गया है कि जजों को प्लॉट नहीं देना, और जिसको मैंने अपोज़ किया या रोक दिया, तो काइंडली वो दिखा दें, निकाल दें एक्चुअली हुआ क्या था। इसको इससे मिला दें, उसको उससे मिला दें, सब झूठ सच सामने कर दें। आपको बताता हूँ हुआ क्या था। हुआ यह था कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के पास से हमारे लॉ सेक्रेटरी को एक ख़त आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो गरीब एम्प्लॉइज़ हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उनको यहाँ एक हाउसिंग कॉलोनी बना के दें, फ्लैट्स बना के दें, ताकि वो दूर दराज से आते हैं, उसमें उनके पैसे भी बचें और पंक्चुअलिटी भी हो। मैं यही लेके फिर उस वक्त के चीफ जस्टिस गुलजार साहब के पास गया और कहा कि जी आपके यहाँ से लेटर आया। उनका हाँ बिल्कुल ऐसा है, एक तो ये गरीब लोग हैं और सेकेंडली ये पंक्चुअलिटी बेहतर होती है, दूर दराज से, पिंडी से, कहाँ से लोग आते हैं, प्लस इनको रिहाइश भी सही मिल जाएगी। नतीजतन हमने फ़ौरन कैबिनेट को ये एक मूव किया और कैबिनेट में ये मूव किया कि ये गरीब एम्प्लॉइज़ हैं, इनको एक हाउसिंग कॉलोनी, या हाउसिंग कॉलोनी भी नहीं, एक फ्लैट साइट बना के दे दें, जिसको फवाद चौधरी साहब ने और शीरी मज़ारी ने गरीब लोगों के फ्लैट्स को टूथ एंड नेल अपोज़ किया। जब टूथ एंड नेल अपोज़ किया तो मैंने बताया कि जी ये पहली बात तो ये है कि ये रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के यहाँ से ख़त आया है और मंशा भी सुप्रीम कोर्ट की यही है, और रीज़न बताया ताकि उनकी एम्प्लॉइज़ की एफिशिएंसी बेहतर हो। तो इमरान खान साहब ने जब ये सारी बात सुनी तो उन्होंने शीरी मज़ारी साहिबा और शहजाद अकबर की एक कमेटी बनाई और उसमें ये कहा कि आप इस पे डिबेट करें, और लॉ सेक्रेटरी से भी शायद ये कहा कि भाई आप भी इसमें आएँ, और लेकिन मेंबर्स इसके कैबिनेट के शीरी मज़ारी और शहजाद अकबर थे। शीरी मज़ारी वहाँ थी तो उसने ओवर पावर किया होगा, मुझे नहीं पता क्या, लेकिन वो जो मिनट्स आए उस मिनट्स में इसी तरह की बात थी कि नहीं हम ये जो गरीब एम्प्लॉइज़ हैं सुप्रीम कोर्ट की, इनको हमने कोई हाउसिंग कॉलोनी बनानी नहीं है, हमने कोई इनकी फ्लैट साइट नहीं बनानी। और वो उन्होंने जूँ का तो अपना डिसीजन जो था वो आगे कर दिया, भेज दिया। तो वो डिसीजन तो उसी तरह इम्प्लीमेंट हो गया। कौन सी कॉलोनी है हाउसिंग की जो एम्प्लॉइज़ की बनी है, जहाँ तक कि जो ये इस चीज़ को जो मिला रहे हैं कि जजेस का प्लॉट सारा झूठ है, मकर है, फरेब है। कोई कैबिनेट डिसीजन ऐसा है कि इमरान खान साहब ने या फिर काबीना में कभी फवाद चौधरी साहब ने किसी ने इस ख्वाहिश का इजहार किया हो कि जजेस को इतनी सारी पेंशन मिलती है, जितनी ये सर्विस पर होते हैं उसके मुकाबले में ज़्यादा पेंशन मिलती है क्योंकि उतनी तनख्वाह ले रहे होते हैं और टैक्स नहीं दे रहे होते हैं बकौल फवाद चौधरी साहब के, तो इस पर कम से कम कीजिए या फिर इनके प्लॉट ख़त्म कीजिए। इमरान खान साहब ने, फवाद चौधरी ने, या कभी काबीना में ये डिस्कस नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं? टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड मेमरी, देखिए मेरे पास सारी चीज़ नहीं है, लेकिन टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड मेमरी ऐसा कोई कैबिनेट डिसीजन नहीं है जिसके अंदर इस किस्म की बात की गई हो कि जजों को पेंशन ज़्यादा मिल रही है और उनको उनके प्लॉट्स ख़त्म कर दिए जाएं। जहाँ तक कि पेंशन की बात है, ये पेंशन तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से मिलती है। ये जो फवाद चौधरी कह रहे हैं वो भी गलत है कि जजों ने जजमेंट पास करके अपनी पेंशन बढ़ा दी है। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, जो आरिफ अलवी साहब तो बहुत अच्छे आदमी हैं, वो भी हैं, उससे पहले भी प्रेसिडेंट थे, आरिफ अलवी साहब होते या कैबिनेट होते, वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को ख़त्म कर देते, ज़ीरो कर दे पेंशन को। और पेंशन का उसूल है पेंशन टैक्सेबल नहीं होती, उनको इतना नहीं पता है, जो मुंह में आए गलत। वो यही करेंगे टैक्सेबल नहीं होती इसलिए उनको ज़्यादा मिल रहा है। अच्छा, मुझे फिर ये बताएं फरूक साहब, एक और इल्ज़ाम आप पर लगा दिया गया है, तो एक और इल्ज़ाम आप पर लगा दिया है। इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरी गलती थी कि जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस बनाया गया और मुझे मिसगाइड किया गया। और फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि आपने बाकायदा इसरार किया, वरना यहाँ तक भी डिबेट हुई कि ये जो बार एसोसिएशन से बुकला का काम है, अगर इस किस्म की कोई चीज़ आई भी है, हुकूमत का काम नहीं है, मगर आपने इसरार करके ये काम कराया, आपने मिसगाइड किया वज़ीर आज़म इमरान खान को जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ। टोटल देखें, टोटल नॉनसेंस। अब देखें मुझे पुश कर रहे हैं ना, तो फिर मैं बताता हूँ आपको। हुआ ये सुबह 7 बजे फ़ोन आया इमरान खान साहब का मेरे पास और उनका कि फ़ौरन आओ। मैंने कहा सर आता हूँ मैं। 9 साढ़े 9 तक पहुँचा, नहीं मुल्क साहब ज़िंदा थे और उन्होंने यही कहा कि ये जो इनकी एसेट्स हैं
ये इस तरह का है और हमारा एंटी करप्शन का एजेंडा है, फ़ौरन इसका रेफरेंस बनाया जाए। अच्छा, अब बात सारी ये है कि मुझे क्या पड़ी थी, वो तो जो भी चीज़ रिकवर हुई इंफॉर्मेशन ARU की तरफ से रिकवर हुई। अच्छा, अगर एक मिनट के लिए मान लेते हैं मैं कह रहा था उनको ये बनाने के लिए, तो ये डिसीजन मेकर तो इमरान खान साहब थे, सदर पाकिस्तान थे, ये सारा गलत है। देखें, हो ये रहा है कि अब क्योंकि हामिद खान साहब को वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं शायद कि हामिद खान साहब उनका केस लड़ें, और हामिद खान साहब क्योंकि फ़ैज़ ईसा साहब के वकील रह चुके हैं, तो हामिद खान साहब को पैसिफाई कैसे किया जाए, तो चलो ये बात कर दी गई। क्या फवाद चौधरी ने आज तक जो हामिद खान ने इल्ज़ाम लगाया है फवाद चौधरी पे, उसको डिनाई किया है? कोई लिटिगेशन फाइल किया है? कितने संगीन इल्ज़ाम लगाए? मगर फारूक साहब, एक जो इशू है वो ये है कि क्या बेकार की बातें कर रहे हैं। एक मसला ये है क्योंकि एक और इशू जिस पे मैं आता हूँ उसके बारे में खुद कह रही हैं शीरीन मज़ारी साहिबा कि आपने उनकी मिसिंग पर्सनस के हवाले से हाजिरी लगवा दी थी आप पारा में। अब ज़ाहिर मसला ये है कि जो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का मसला है वो तसव्वुर किया जाता है कि वो कहीं और से दबाव के तहत जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस हुआ था आपके बारे में, तो ये तासुर है। और खुद शीरीन मज़ारी साहिबा कह रही हैं कि आप पारा हाजिरी लगवा दिया करते थे, MQM कहती थी आप उनके कोटे पे वजीर नहीं बने थे, तो जिनके कोटे पे बने थे उन्होंने नहीं कराया होगा आपसे ये काम, ये क्या इमरान खान ने कराया होगा आपसे काम? ये सारी लग बातें हैं। देखिए, दो बातें हैं। एक तो देखिए, मैं जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का जो केस है वो ख़त्म हो गया, मैं उस पर कोई डिस्कशन करना नहीं चाहता हूँ। जितना मीडिया उठाएगा मुझे फिर बहालत मजबूरी सारी चीज़ें सामने रखनी पड़ेंगी। चीफ़ जस्टिस बिंदयाल का भी ऑर्डर सामने रखना पड़ेगा, मैं वो सब करना नहीं चाहता हूँ। जस्टिस मुनीब अख्तर का ऑर्डर रखना पड़ेगा, वो सब मैं करना नहीं चाहता हूँ। एक चीज़ है, ख़त्म है, मेरे तरफ से कोई इशू नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये है कि शीरीन मज़ारी साहिबा तो ख़ुद डिफेंस मिनिस्टर बनना चाहती थी, ख़ुद फॉरेन मिनिस्टर बनना चाहती थी। ये हुआ ये कि इन्होंने ये GSP गई या क्या गई, वहाँ से कोई बात हुई या क्या, ये एक दिन आई और ये मिसिंग पर्सनस की बात की, अच्छी बात की, बहुत उम्दा बात की। अब मिसिंग पर्सनस का जो सारा का सारा जो कानून था, जो सारा का सारा सब्जेक्ट मैटर था, वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास था। अभी उसी तरह है कि इनको ना तो कोई चीज़ पता होती है, ना कैबिनेट के प्रिंसिपल्स पता है, ना रूल्स ऑफ बिज़नेस पता है। अब ये रोज़ मुझ पे चढ़ाई करें कि तुमने बिल हमारा रोका हुआ है। अच्छा, वो बिल जो है वो पढ़ने के काबिल नहीं था, उसमें कोई 2 पेज की तो एक डेफिनेशन थी कि पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या है। हुआ ये, फिर शेख रशीद साहब बीच में आए और शेख रशीद साहब ने ये कहा कि मेरा सब्जेक्ट मैटर है, इसका लॉ मिनिस्ट्री से ताल्लुक़ नहीं है, आप देख लें रूल्स ऑफ बिज़नेस में क्या लिखा हुआ है। तो ये सारी बातें ऊट पताम, इससे उसको मिला दो, उससे इसको मिला दो, बस किसी तरह ये बता दो हम बेस्ट हैं। देखिए, अच्छे लोग हैं। मगर आप पारा में क्यों शिकायत की? बोलेंगे तो फिर आपने आप पारा में शिकायत करके उनकी हाजिरी क्यों करवाई? कोई शिकायत नहीं की। दिस इज़ टोटल नॉनसेंस। ये आप पारा ये भी जाती थी और ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग नहीं जाते थे, और एक मिलके कोलैबोरेशन होता था, काम किया जाता था, कोई इसमें इशू नहीं है। कि ये कहना कि मैंने इनकी हाजिरी करा दी, दिस इज़ टोटली फॉल्स, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। वैसे मगर उनका जनवरी 12, 2021 का, जब आप भी हुकूमत में और काबीना का हिस्सा थे और वो भी थी, एक ट्वीट है टू बी फेयर विद शीरीन मज़ारी साहिबा जो कहती हैं, टुडे द कैबिनेट मेड अ डिसीजन आस्किंग द लॉ मिनिस्टर to fast track bill on enforced disappearances which has been with the law ministry। उन्होंने उस वक्त भी कहा हुआ है कि फास्ट ट्रैक करने का कहा, वो आज भी कह रही है कि वज़ीर आज़म ने आपसे फास्ट ट्रैक करने का कहा, आपने रोका हुआ था। देखिए, बात सुने, ये इंटीरियर मिनिस्टर का सब्जेक्ट था। जब इंटीरियर मिनिस्टर के पास से उन्होंने इसको फाइनल किया तो वेटिंग के लिए लॉ मिनिस्ट्री के पास आया, और लॉ मिनिस्ट्री ने उसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं किया और उसको वेट करके वापस इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास भेज दिया। उसके बाद इंटीरियर मिनिस्ट्री ने ये फाइनल किया और तभी तो ये कैबिनेट से पास होकर फिर पार्लियामेंट में आए। तो ये कहना कि ये लॉ मिनिस्टर ने रोका हुआ था, दिस इज़ टोटली फॉल्स। अब जो चाहे बोलती रहे। मतलब आपने कहा कि वो भी आप पारा पेश होती रहती थी और ज़ाहिर कोऑर्डिनेशन से काम होता था। तो कमिंग बैक टू जस्टिस फ़ाइज़ ईसा रेफरेंस, आपने इसरार किया या वज़ीर आज़म ने इसरार किया इस रेफरेंस के लिए? नहीं, वज़ीर आज़म ने कहा, मैं क्यों इसरार करूँगा, नंबर 1। नंबर 2, देखिए, आप पारा में तो वज़ीर आज़म सब भी जाते रहे हैं और मीडिया में भी बात आती रही है, और तो ये कहना कि जी मैंने कोई शीरीन मज़ारी की पेशी आप पारा में कराई है, दिस इज़ टोटली फॉल्स। अच्छा, और वज़ीर आज़म को आपकी क्या एडवाइस थी? ये इन्फॉर्मेशन अगर शहजाद अकबर साहब की तरफ से आई थी तो वो कन्विंस थे कि इसके ऊपर रेफरेंस हो सकता है, वज़ीर आज़म कन्विंस थे, आप सबसे ज़्यादा कन्विंस थे, कौन कन्विंस था? देखिए, मैं
देखें सभी कन्विंस थे तभी रेफरेंस हुआ है, लेकिन शाहजेब मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा ज़्यादा डिस्कशन नहीं करें वरना हमें फिर खुल के बात करनी पड़ेगी। करें आप। लिहाजा मैं इस इशू पे बात ज़्यादा करना नहीं चाहता हूँ, मैं इस पे बात नहीं, आप दूसरी बात करें, जस्टिस फैज़ ईसा को छोड़ दें, आप दूसरे इशू पे बात करें। मुझे फरूख साहब इतना बता दें कि आप सिर्फ और सिर्फ बातें बता दी आप, ये तीनों ही कन्विंस थे, आप वज़ीर आज़म और शहजाद अकबर साहब, या कहीं और से भी आपके ऊपर दबाव था कि इस रेफरेंस को आगे बढ़ाना है, जस्टिस फैज़ ईसा को सबक सिखाना है? और नन, कहीं से किसी किस्म का कोई दबाव नहीं था। और देखिए दबाव की सारी जो आप इतना पूछ रहे हैं तो मैं बताता हूँ आपको, और यही आर्ग्यूमेंट हामिद खान साहब मेरे भाई हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, और दूसरे जो वकला हैं फैज़ ईसा साहब के, उन्होंने यही आर्ग्यूमेंट पेश किया जो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट का तो ये फैसला आखिर है, सुप्रीम कोर्ट की आधी चीज़ मैं मानूंगा और आधी नहीं मानूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है, कोई आउटसाइड प्रेशर नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। और ये मेरा अपना ये ख्याल है कि सबके इंटरेस्ट में ये है कि अब इस इशू पर ज़्यादा बात ना करेंगे तो फिर हमें एक एक चीज़ बतानी पड़ेगी साहब। और ज़ाहिर एक एक चीज़ आप बताएंगे तो उसी दिन आवाम को हकीकत भी पता चलेगी, मगर साथ में मुझे ये भी बताइएगा कि जो एहतसाब था, अब जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं, जब ज़ाहिर तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा पीछे मुड़ के देख रही है तो उनमें आप में बहुत खामियां नज़र आ रही हैं और वो एक एक करके बता रहे हैं, आपको लगता है ये वाकई एहतसाब की नीयत से एहतसाब था जो नाकाम हो गया, या इंतकाम की नीयत से एहतसाब था इसलिए नाकाम हो गया? अच्छा, बाय द वे तहरीक इंसाफ ये नहीं कर रही है, ये सिर्फ एक आदमी फवाद चौधरी और दूसरी खातून शीरी मज़ारी साहिबा कर रही हैं। और वो उनका क्या मैं एक्चुअली बोलना नहीं चाहता, वो खामखा ऑफेंड होंगे, तो सिवाय इनके इन दोनों का कोई पर्सनल ग्रज है मेरे अगेंस्ट तो है, और किसी का कोई पर्सनल ग्रज नहीं है। और आपको लगता है साहब आपने इमरान खान साहब के साथ काम किया है, आपने इमरान खान साहब के साथ काम किया, आपको लगता है कि इमरान खान साहब प्राइवेट गुफ्तगू में सबको ये बोले हैं कि मुझे मिसगाइड किया और जस्टिस फैज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस गलत था, फिर फवाद चौधरी साहब ट्वीट करें कि आपने इस पर इसरार किया था, फिर आपके ऊपर एक मिसिंग पर्सन्स का जब जैसी तनकीद आए तहरीक इंसाफ पर तो उसका इल्ज़ाम आप पर लगाया जाए कि वज़ीर आज़म ने तो इंसिस्ट किया और पुश करके लगाया, ये अलग ये दो लोग कर रहे हैं, ये इमरान खान साहब के कहने पर नहीं हो रहा है आपके ख्याल में, ये अलग लोग कर रहे हैं, इमरान खान साहब नहीं है इसके पीछे? जी मैं आपको बताऊं इमरान खान साहब यहाँ बैठे हैं और 24 घंटे फवाद चौधरी और शीरी मज़ारी और एक आध लोग उनको एक बात बता रहे हैं और वहाँ बैठे हुए हैं और वो सोच रहे हैं, और वो सुबह से शाम और शाम से सुबह तक एक बात सुन रहे हैं। और यही जो बात दूसरे किसी इदारे के लिए ये लोग जो उनको मिसगाइड कर रहे हैं वो मेरे लिए भी कर रहे हैं और लोगों के लिए भी कर रहे हैं। तो लिहाजा मैं तो कौन होता हूँ, मैं तो उन मीटिंग्स में होता नहीं था ना हूँ जिसमें ये लोग इमरान खान के से क्या क्या बात करते थे, मुझे तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है, ना मैं जानना चाहता हूँ, सिवाय इसके कि किसी किस्म का कोई प्रेशर कहीं से नहीं था, ना फैज़ ईसा के लिए, ना जजों के प्लॉट की किसी किस्म की कोई बात फवाद चौधरी साहब जो कर रहे हैं वो दुरुस्त है, ना पेंशन वाली कोई बात जो कर रहे हैं वो दुरुस्त है, ना मिसिंग पर्सनस वाली बात कोई दुरुस्त है, और ये सारी बातें लग़्व हैं, झूठ है। बहुत शुक्रिया साबिक़ वज़ीर क़ानून फ़रूख़ रशीद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। और हम आपको ये भी बताते चलें कि हमने फवाद चौधरी साहब को भी आज के प्रोग्राम में दावत दी थी मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। अल्लाह हाफ़िज़।